नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा विभाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 25 जून 2025 अर्थात ठीक 50 साल पहले इसी दिन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की। दरअसल आपातकाल की घोषणा करना यह अपने आप में एक बहुत ही कठोर कदम था, परंतु आपातकाल की घोषणा आखिर क्यों की गई और किन परिस्थितियों में इसकी घोषणा की गई, यह जानना और समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आपातकाल को लेकर कई तरह की भ्रामक, नकारात्मक, अनर्गत बातें आरएसएस, इसके साथी संगठन, भाजपा और भाजपा का आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और नफरती बयानबाजी करने वाले, घटिया मानसिकता रखने वाले नकारा लोग पिछले कई सालों से आपातकाल को लेकर कई तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। और तो और यहाँ तक कि मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा भी कर दी है। साथियों, 1975 की इमरजेंसी को लेकर इंदिरा गांधी जी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनका संबंध लोकतंत्र का हनन, मानवाधिकारों का उल्लंघन और तानाशाही प्रवृत्ति से था। यह आरोप राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक तीनों स्तरों पर लगाए गए। साथियों, सबसे पहला आरोप श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर था कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और संविधान का दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने पद और सत्ता को बचाने के लिए संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया और उन्होंने आपातकाल राष्ट्रपति से घोषित करवाया, जबकि देश में कोई युद्ध नहीं था, बाहरी आक्रमण नहीं था, आंतरिक विद्रोह जैसी कोई गंभीर स्थिति नहीं थी। इस तरह के आरोप थे। इसी तरह इंदिरा गांधी जी पर दूसरा आरोप था कि उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाया, स्वतंत्रता का हनन किया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर दबाव डाला कि वे सरकार के पक्ष में फैसला दें। एडीएम जबलपुर केस, हबीबुर रहमान वर्सेस भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है। इसे एक लोकतंत्र विरोधी निर्णय माना गया था। साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर तीसरा बड़ा आरोप था कि उन्होंने मीडिया जैसे उस समय के अखबार, पत्रिकाओं और संवाद एजेंसियों पर कड़ी सेंसरशिप लगाई थी। सरकार की आलोचना करने वाले समाचारों को छापने की अनुमति नहीं थी। कई संपादकों और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर चौथा बड़ा आरोप था कि उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को गिरफ्तार करवाया। हजारों विपक्षी नेता और कार्यकर्ता, उन सबको गिरफ्तार कराया और उसमें कुछ मुख्यतः थे जैसे जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे कई उस समय के आंदोलनकारी नेताओं को गिरफ्तार करवाया गया था। और तो और उन पर बिना मुकदमा चलाए मीसा अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद पांचवा मुख्य आरोप था कि उनके बेटे संजय गांधी ने जबरन नसबंदी अभियान चलाया था और लाखों पुरुषों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया था, जिससे भारी मात्रा में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। ज्यादातर गरीब और मुसलमान इस योजना से प्रभावित हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी पर छठा मुख्य आरोप था कि तुर्कमान गेट और अन्य इलाकों से झुग्गियों को जबरन हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए और विरोध करने वालों पर गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस समय 20 से 30 लोगों की जान गई थी। सातवां आरोप था कि चुनाव आयोग और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे।
आठवां आरोप था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा चुनाव अमान्य घोषित किया था और इसी वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आरोप था कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए लोकतंत्र को कुचल दिया था। साथियों, ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, जो आरोप नामे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए, वो सभी एक तरफी थे। अब मैं आपको आज के इस वीडियो में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी क्यों लगाई उसके समर्थन में और जो आरोप लगे हैं उनके बचाव में इस वीडियो में बताना चाहूंगी। साथियों, इंदिरा गांधी जी और उनके समर्थकों ने इसे राष्ट्र की स्थिरता और विकास के लिए जरूरी कदम माना था। दरअसल उन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई और जिसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ गई और गुजरात के एक हॉस्टल के एक मेस का बिल बढ़ जाने की वजह से कुछ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और बस इसी बात का बहाना बनाकर इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, उनका तख्ता पलट करने के लिए गुजरात और बिहार से छात्रों का उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया और धीरे धीरे यह उग्र प्रदर्शन की चपेट में पूरा भारत आ गया। देश में जगह जगह लूटपाट, आगजनी, हिंसक घटनाएं, हड़ताल और हर तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचे ऐसी वारदातें घट रही थी। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। देश में आंतरिक संकट के बादल मंडराने लगे थे। साथियों, आपातकाल के प्रमुख नेताओं में से एक मोरारजी देसाई ने 11 मई 1975 के दिन आमरण अनशन किया और उन्होंने संसद का घेराव करना व इंदिरा गांधी को उनकी आवाज से बाहर न निकलने दिए जाने की, अर्थात एक तरह से उन्हें कैद करने की घोषणा की। देश में अराजकता और अस्थिरता का माहौल था और उसके बाद जयप्रकाश आंदोलन और छात्र संगठनों के आंदोलनों ने देश में और ज्यादा हड़तालें की। रेल रोको, कामकाज ठप और कई तरह के आगजनी की वारदातें उन दिनों पूरे देश में चल रही थी। साथियों, उस समय इंदिरा गांधी जी का तर्क था कि आंदोलन लोकतांत्रिक नहीं था बल्कि सरकार गिराने की साजिश बन चुका था। साथियों, जॉर्ज फर्नांडिस जो उस समय के एक बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने 1 मई 1974 में ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल की घोषणा की। यह हड़ताल 20 मई 1974 तक चली, परंतु इस हड़ताल की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही विपरीत असर पड़ा और क्योंकि रेल ही देश की जीवन रेखा मानी जाती है और मानी जाती थी और इसी वजह से रेल की हड़ताल से देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो चुका था। और उस समय 2 जनवरी 1975 उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्रा की भी हत्या कर दी गई थी। जो भी चुने हुए नुमाइंदे थे उनके ऊपर हर तरीके से उन्हें डराया जा रहा था, उनके सामने आंदोलन किए जा रहे थे और तो और जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे लाइन को बम से उड़ाने की एक योजना बना डाली थी और इमरजेंसी लगने से ठीक पहले ये योजना बनाई थी। तब जॉर्ज फर्नांडिस भूमिगत हो चुके थे और एक गुप्त संगठन बना चुके थे जिसका नाम था सोशलिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। जॉर्ज फर्नांडिस और उनके साथियों ने देश भर में रेलवे लाइनों, पुलों, टेलीफोन एक्सचेंज को उड़ाने की योजनाएं बनाई थी। उनका उद्देश्य था इंदिरा गांधी की सरकार को पंगु बनाना और गिरा देना। साथियों, जॉर्ज फर्नांडिस ने डायनामाइट नाम के विस्फोटक खरीदे थे और इसके लिए उन्हें विदेश से पैसे भी आए थे, ऐसा उन पर आरोप था और इसका इस्तेमाल रेलवे ट्रैकों, पुलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को उड़ाने के लिए होना था। साथियों, गुजरात के बड़ौदा शहर से कई डायनामाइट बरामद किए गए, इसीलिए इसका नाम बड़ौदा डायनामाइट केस पड़ा। कुछ स्थानों पर छुटपुट धमाके भी हुए लेकिन कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, परंतु देश में एक डर का माहौल, आतंक का माहौल बनाने के लिए ये साजिश की गई थी
और देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजरते हुए भी बच गया। साथियों, 10 जून 1976 में जॉर्ज फर्नांडिस को मुंबई से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में मुकदमा तो चला, लेकिन 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी जी की हार हुई और बाद में जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने इस जॉर्ज फर्नांडिस के सामने जो केस था उसको राजनीतिक प्रेरित बताते हुए बंद कर दिया। तो साथियों, इस तरह से उन पर लगाया गया पहला आरोप कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ये सरासर झूठ और गलत साबित होता है। दरअसल देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए संविधान के प्रावधानों के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी। साथियों, इंदिरा गांधी जी यदि उस समय इमरजेंसी नहीं लगाती तो आज हमारे देश के भी वही हालात हो जाते जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हैं और बरसों पहले ही भारत देश में अराजकता फैल जाती और किसी के कोई कहने में नहीं रहता और फिर विदेशी ताकतें भारत देश पर हावी हो जाती। साथियों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय कहा था कि देश में आंतरिक विघटनकारी ताकतें काम कर रही हैं और जैसे नक्सल आंदोलन, धार्मिक असहिष्णुता, बाहरी शक्तियों द्वारा प्रायोजित अस्थिरता की वजह से यह सब चल रहा था देश के अंदर। साथियों, उन दिनों अमेरिका और दूसरे शक्तिशाली देश श्रीमती इंदिरा गांधी जी से चिढ़े बैठे थे क्योंकि इंदिरा गांधी जी एक आयरन लेडी की तरह उभर कर सामने आई थी और अपने देश की संप्रभुता के लिए वह अमेरिका को भी घास नहीं डालती थी और डरती नहीं थी। इसीलिए विदेशी ताकतें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का तख्ता पलट करना चाहती थी और इसी वजह से एक छोटे से आंदोलन को इतनी हवा दी गई कि वो एक देशव्यापी आंदोलन बन गया और बाहरी ताकतों ने इन आंदोलनों को भरपूर समर्थन किया और इसी वजह से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की संप्रभुता को बचाने के लिए आखिर इमरजेंसी के हथियार का उपयोग किया जो कि संविधान में दिया गया हथियार था। किसी भी चुनी हुई सरकार को यदि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकतें उखाड़ फेंकने का यदि प्रयत्न करे तो ये एक हथियार दिया गया था चुनी हुई सरकार को और ये संवैधानिक अधिकार था। और तो और साथियों, इस आंदोलन को हवा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बाहरी ताकतों ने, विदेशी ताकतों ने पैसा भी बहुत लगाया और इसी वजह से इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो साथियों, दूसरा आरोप था कि उन्होंने न्यायपालिका पर दबाव बनाया और सरकार के हक में फैसले देने के लिए उन्होंने न्यायपालिका को मजबूर किया। तो इसके बारे में सीधा साधा मेरा जवाब यही है कि यदि उन्होंने न्यायपालिका पे दबाव बनाया होता तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों इंदिरा गांधी के विरुद्ध में फैसला देती, क्यों उनको 6 साल तक के लिए चुनाव न लड़ने की सजा सुनाती। इससे तय होता है कि ऐसा कोई दबाव नहीं था। साथ में यह भी आरोप लगाया जाता है कि क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट सुनाया था और इस वजह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल मतलब की इमरजेंसी लगाई। परंतु यह भी एक सरासर झूठ और गलत है क्योंकि 12 मई 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे दे देती है। तो बताइए अब ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि जो न्याय तंत्र था वो इंदिरा गांधी जी के दबाव में थी और सुप्रीम कोर्ट जाना हर किसी का हक है और अधिकार है और इसी वजह से इंदिरा गांधी भी सुप्रीम कोर्ट गई और उनको स्टे मिला और जब उनको स्टे मिल ही गया था तो क्यों इमरजेंसी लगाती अपनी सत्ता को बचाने के लिए? नहीं, पर देश की संप्रभुता को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तीसरा आरोप उनके पर है कि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगाई मीडिया के ऊपर। तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह के माहौल बने हुए थे उसको देखते हुए उस समय कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर सेंसरशिप लगाने की जरूरत थी तो उन्होंने लगाई।
क्योंकि देश में इतनी ज्यादा अराजकता फैल गई थी, अफरा तफरी का माहौल था कि देश में अफवाहें भी बहुत फैल रही थी। इसीलिए मीडिया को कंट्रोल में करने के लिए थोड़ी बहुत जो भी सेंसरशिप लगाई गई वो जरूरी थी। साथियों, चौथा बड़ा आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं मतलब कि अपने जो प्रतिद्वंदी थे राजनीतिक, उनको जेल में डाला। तो स्वाभाविक है कि यदि कोई डायनामाइट से पूरे देश को आतंकित करना चाहता हो, या फिर यदि कोई ये कह दे कि इंदिरा गांधी जी या संसद का घेराव करके आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथियों, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि 5 जून 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण, उस समय के समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में ये कहा था कि मिलिट्री और पुलिस वालों से कि आप सरकार के हुक्म ना माने, उनकी खिलाफत करें। तो इससे सीधा सीधा एक संदेश जाता था कि देश के अंदर तख्ता पलट करने के लिए मिलिट्री और पुलिस का सहारा लेने की भी तैयारी चल रही थी, जैसा कि कई बार हमने पाकिस्तान में देखा है। और तब सरकार को लगा कि ये देशद्रोह है, विद्रोह को भड़काने की साजिश है चुनी हुई सरकार के सामने, और इसीलिए इमरजेंसी लगाई गई। तो ये जो आरोप कि तब के राजनीतिक और प्रतिद्वंदियों को इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला, तो डाला जरूरी था। इसीलिए पांचवा मुख्य आरोप था कि नसबंदी जबरदस्ती कराई गई, तो उसमें भी देश का हित था। जबरदस्ती करना ये गलत था, उसको मानते हैं, माना गया है, परंतु आगे चलकर इसमें देश का निहित था, देश के विकास के लिए। क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही थी और बढ़ रही है, तो इस वजह से इस तरह के प्रोजेक्ट लाना या आयोजित करना जरूरी था। परंतु हाँ, ज्यादतियां हुई, बर्बरता हुई, ऐसा भी मानते हैं और हम भी मानते हैं इस बारे में। और इसका इंदिरा गांधी जी को खामियाना भी भुगतना पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी बहुत बुरी तरह से हार गई। और इसके बाद एक और भी आरोप है कि जबरन तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाए गए और झुग्गी झोपड़ी बस्तियां को उजाड़ा गया, विरोध करने वालों पर गोलीबार किया गया। तो ये भी बर्बरता थी, गलत था और उसको माना गया और गलत है। इसी वजह से इंदिरा गांधी जी ने भी इन सब कुछ गलत निर्णयों की वजह से देश के सामने माफी भी मांगी। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी माफी मांगी, राहुल गांधी जी ने भी माफी मांगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश को, प्रजा को गुमराह करें और इमरजेंसी को पूरी तरीके से गलत साबित करने के लिए कांग्रेस को बार बार कटघरे में रखें। तो साथियों, इस तरीके से यदि देखा जाए तो कई मायनों में इमरजेंसी जरूरी थी, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और सबसे ज्यादा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए। जबकि आज के दौर में 1975 की इमरजेंसी को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि सब कुछ गलत ही गलत हुआ है, जबकि इमरजेंसी के दौरान कई अच्छी बातें हुई। भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया, सरकारी बाबू सब काम पे लग गए, समय से आना समय से जाना, और सरकार ने इस तरीके से लोगों को गोलबंद किया कि सब लोग डिसिप्लिन में आ गए, और कई हद तक जरूरी भी था। तो साथियों, इमरजेंसी के दोनों पहलुओं पर मैंने आज आपसे बात की है और ये वीडियो बनाया है। ये तो थी 21 महीनों की इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया। 1977 के इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी जी हार गई, परंतु उसके बाद 1980 के फिर जब इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी जी बहुमती से फिर एक बार चुन के आई। तो ये क्या बताता है कि लोगों ने, देश की जनता ने इंदिरा गांधी जी का भी शासन देखा, और उसके बाद जनता पार्टी का या विरोध पक्ष का, उस समय की जो विरोध पक्ष थी उनका भी शासन देखा, और उसके बाद जनता ने खुद फैसला किया कि इंदिरा गांधी जी का, कांग्रेस का जो शासन था वो सर्वश्रेष्ठ था, और इसी वजह से इंदिरा गांधी जी को 1980 में फिर से गद्दी पर बिठाया गया। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने जो बात की है वह एक पहलू है, पार्ट 1 है।
मैं इसके बाद एक दूसरा वीडियो तुरंत लेके आऊंगी पार्ट 2 के तौर पर, और उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से पिछले 11 सालों से, मतलब 2014 से लेकर अब तक मोदी के शासन में किस तरह की अघोषित इमरजेंसी चल रही है। 1975 की इमरजेंसी तो संवैधानिक इमरजेंसी थी, परंतु ये असंवैधानिक अघोषित जो इमरजेंसी है उसके बारे में मैं पार्ट 2 के मेरे इस वीडियो में फिर बात करूंगी। तब तक के लिए मैं आपके बीच से विदा लेती हूँ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारियां आपको लगे कि अच्छी है, सही है, तो आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रत्ना वोरा बेबाक को, और शेयर कीजिए। और तो और जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही है आप उनको सर्च करके खुद भी फैक्ट्स चेक कर सकते हो। इसलिए ये ऐतिहासिक बातें हैं और ये सच्चाई है, और सच्चाई को देश के बीच में लाना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। साथियों, मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ और एक नई बात के साथ। नमस्कार।